हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम, बीएससी, ये तीनों में से ही बच्चों जो भी आप लोग फ़िलॉसफ़ी एमडीसी को लिए होंगे, सुन लीजिए फिर से, एमडीसी फ़िलॉसफ़ी या एमआईसी फ़िलॉसफ़ी या मेजर फ़िलॉसफ़ी, तीनों के सिलेबस में जो आज का टॉपिक है, तीनों का सिलेबस में इसका चर्चा है। तो तीनों को ही पढ़ना है, तो आप तीनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे कि तर्क क्या होता है, तर्कशास्त्र क्या होता है, इन चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि फ़िलॉसफ़ी का एक पहले ही सिलेबस वाला टॉपिक हो चुका है, अब दूसरा ये वीडियो है, तो इसमें अब हम लोग चीज़ों को धीरे धीरे बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये आपके लिए नया टॉपिक है, तो थोड़ा आप धैर्य रखिएगा, मतलब थोड़ी सी धैर्य अपने अंदर रखनी है और फिर बातों को समझने का प्रयास करना है। तो देखिए, पहले तो लॉजिक हम लोग सोचेंगे, तो देखिए, सोचिए लॉजिक होता क्या है, आपके शरीर में कहाँ दिमाग जाता है तो आप सोच पाते हैं कोई चीज़ को। तर्क मतलब होता है सोचना, ठीक है, या विचार करना, इसी को बोलते हैं तर्क, ठीक है। तो आप सोचिए कि दिमाग में ही आप सोचते हैं ना, ये मानसिक स्थिति है, यानी आपके मन में ये चलता है, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो यही होता है। और इसी का जो अध्ययन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं तर्कशास्त्र, ठीक है, जो फिलॉसफी में पढ़ना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लॉजिक और हिंदी में तर्कशास्त्र। इसको कहीं कहीं आप देखिए रीजनिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है। तो पहली चीज़ देखिए, तर्क ये मानसिक क्रिया है जो हर एक व्यक्ति करता है, कुछ ना कुछ सोचता है। हमारा मन, आपका दिमाग, सबों का दिमाग कुछ ना कुछ कभी ना कभी सोचते रहता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आपका मन कर रहा होगा कि भाई अब वीडियो बंद करें और घूमने चले जाएं। तो हो सकता है ऐसा आप सोच सकते हैं। या कुछ बच्चों का ऐसा मन होगा कि नहीं, हमको पढ़ना चाहिए, हमको देखना है, चूँकि अच्छा नंबर आपको लाना है तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो हमारे दिमाग में चलता है ना, इसी को बोलते हैं तर्क या तर्कशास्त्र, ठीक है। तो अब देखिए, इसको तर्क बोलते हैं, और यही जो जिसका अध्ययन यहाँ पे करते हैं हम लोग, इसको तर्कशास्त्र बोलते हैं। एमडीसी एमडीएस हो गया। तो यही फिलॉसफी एमडीसी का पहला टॉपिक है। अब चलिए उन चीज़ों को बारीकी से समझते हैं और देखते हैं। तो अब देखिए, चीज़ें समझते हैं कि लॉजिक आखिर होता क्या है। यानी तर्कशास्त्र जो है अंग्रेजी के लॉजिक शब्द से निकला हुआ है। देखिए, इसमें हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाया उसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो इससे ये समझ में आएगा ना कि आपको लिखना कैसे है। जहाँ लिखने की बात होगी तो आप लिखने का तरीका भी जान जाएंगे। अगर लिखना नहीं होगा तो इनसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप से बनेंगे ना, तो उसको भी अभी तुरंत हम क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, और अपना जो वीडियो का क्वालिटी है इसको बढ़ा लीजिए, तभी आपको सही से ये दिखेगा। हमको पता है कि यूट्यूब पे कोई भी चीज़ को अपलोड करते हैं तो थोड़ा उसका क्वालिटी गिर जाता है, तो इसलिए इससे बेहतर है आपके लिए कि आप उसके क्वालिटी को बढ़ा लीजिए आप। तो ये चीज़ आप खुद कर लें। तो उसके बाद देखिए, लॉजिक शब्द जो है यूनानी, यानी कि तर्कशास्त्र जो है अंग्रेजी के लॉजिक शब्द से निकला है। और ये जो लॉजिक शब्द है ये यूनानी भाषा के लोगस लोगस शब्द से निकला है। आपसे पूछेगा कि लॉजिक शब्द किस भाषा से निकला है, तो लॉजिक शब्द यूनानी या ग्रीक वर्ड बोले ना, तो दोनों में से टिक कर दीजिएगा। यूनानी को ही ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। तो उससे निकला है, जिसका यूनानी और ग्रीक में लॉजिक को क्या बोलते हैं, लोगस बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, विचार या शब्द। यानी देखिए, जो अपने दिमाग में हम लोग सोचते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें दोनों ही, क्रिएटिव राइटिंग और ये दोनों एकदम सिमिलर आपको दिखेगा, इसीलिए इन दोनों को आज शुरू किए एक साथ। जैसे अभी लॉजिकल रीजनिंग चलेगा तो पहले आपका क्रिएटिव राइटिंग हुआ होगा, तो ऐसे ही हम लोग इसको मतलब एक साथ चलाएंगे ना, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि व्युत्पत्ति, यानी कि इसकी उत्पत्ति के आधार पर ये जो तर्कशास्त्र है, यानी इसका जो उत्पत्ति हुआ ग्रीक या यूनानी वर्ड के आधार पर, इसके आधार पर इसको क्या बोलते हैं जानते हैं, विचार या शब्द कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो विचार क्या है, विचार एक मानसिक प्रक्रिया जो कि आपके मन में या आपके दिमाग में चलता है, वही थिंकिंग, उसी को विचार बोलते हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, यानी यही विचार जो है, इससे हमको नॉलेज की प्राप्ति होती है, यानी कि इसी से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये भी बातें याद रखना है कि विचार से ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी मनुष्य को ज्ञान मिलता है। इस प्रकार तर्कशास्त्र उन नियमों का अनुसंधान करता है जिसके माध्यम से विचार की प्रक्रिया चलती है। यानी तर्कशास्त्र
उन नियमों का अनुसंधान यानी रिसर्च करता है जिसके माध्यम से हमारे अंदर विचार की प्रक्रिया चलती है, वही है तर्कशास्त्र। यानी कि इसमें आप देखिएगा कुछ चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और बोलेगा कि इसका सही है कि नहीं, उसको बताइए। अभी तुरंत थोड़ा देर में समझ में आएगा। अब देखते हैं तर्कशास्त्र के कुछ परिभाषा को देख लीजिए। 2 ही परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो उसमें एक मिल है, मिल नाम है इनका। उनके अनुसार मिल, ये देखिए लिख दिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये मिल के अनुसार इसका क्या परिभाषा है उसको अब देख लेते हैं कि मिल इसके बारे में क्या बोलते हैं, यानी तर्कशास्त्र के बारे में क्या बोलते हैं। तर्कशास्त्र एक ऐसी बौद्धिक क्रिया का विज्ञान है जो प्रमाण के आकलन में उपयोगी होता है और यह ज्ञान ज्ञात सत्य से अज्ञात सत्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। साथ साथ उन सभी बौद्धिक क्रियाओं पर विचार करता है जो उनकी सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। यानी ये सीधा बोलता है ना, तर्कशास्त्र एक बौद्धिक क्रिया है, यानी कि इसमें आपकी बुद्धि का प्रयोग होता है जिसमें हम लोग प्रमाण का आकलन करते हैं और हम लोग सत्य से असत्य यानी जो हम लोग नहीं जानते उसको जान पाते हैं। यही है तर्क, ये मिल का कहना था। अब देखिए एक और परिभाषा इसी में है, तो उसको देखिए। इरविंग एम कॉपे का तर्कशास्त्र से संबंधित क्या परिभाषा है उसको देखिए। तर्कशास्त्र सत्य तर्क को असत्य तर्क से पृथक करने में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन है। यानी ये बोलते हैं कि देखिए तर्कशास्त्र जो है वो सही जो तर्क है उसको, जो गलत तर्क है उससे अलग करने वाला एक सिद्धांत या विधि है, विधि का अध्ययन करता है। यानी तर्कशास्त्र में हम लोग गलत तर्क को ना मानकर सत्य तर्क जो है उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो ये बात किनका कहना है, इरविंग एम कॉपी का। तो ये 2 परिभाषाएं हैं। अब चलिए इनके आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए तर्कशास्त्र की संपूर्ण प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, यानी होकर गुजरती है। यानी तर्कशास्त्र का सीधा बोले आपको तर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। यही आपको पूछेगा टाइप ऑफ लॉजिक। तो लॉजिक के 2 प्रकार हैं, कौन कौन, निगमन तर्क और आगमन तर्क। तो देखिए डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक। तो अभी जो MDC वाले जो बच्चे हैं, जितनी बातें अभी बताए ये विषय को समझने का चीज़ था। इसमें आपको ये समझ में आया कि तर्कशास्त्र होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। लेकिन जो कहानी शुरू होती है अब यहीं से आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा आपके पूरे सिलेबस का। यहीं से आप ध्यान दीजिएगा कि तर्कशास्त्र 2 तरह का। अभी तक याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ से चीज़ें दिमाग में सेट करते चलिए कि ये 2 प्रकार का होता है तर्कशास्त्र। कौन कौन, निगमन तर्क और आगमन तर्क। इसी को बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक, और एक होता है इंडक्टिव लॉजिक। तो डिडक्टिव लॉजिक किसको बोलते हैं, इंडक्टिव लॉजिक किसे बोलते हैं, अब उसको समझेंगे। पहली चीज़ जानिए कि आपके सिलेबस में क्या दोनों को पढ़ना है, तो दोनों को नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में ये दोनों को समझ जाना है, यानी कि टाइप्स ऑफ जो लॉजिक है ना उसमें आपको दोनों को पढ़ लेना है, समझ जाना है। लेकिन जो पढ़ना आपको है ना डिडक्टिव लॉजिक, ये वाला 1 नंबर को पढ़ना है। डिडक्टिव लॉजिक जिसको बोलते हैं निगमन तर्क, उसी को पढ़ना है। तो चलिए अब उसको आसानी से समझाते हुए चलते हैं और ट्रिक भी बता देंगे आपको याद करने का। अब देखिए डिडक्टिव लॉजिक जिसको निगमन तर्क बोलते हैं ना, या रीजनिंग भी बोले ना, डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव लॉजिक या निगमन तर्क या निगमन, जो भी आपसे रीजनिंग बोले तो आप एक ही चीज़ समझ। इसके अलग अलग नाम है लेकिन है एक ही। इसका सीधा इंग्लिश में मतलब जानिए डिडक्टिव लॉजिक किसे कहते हैं या निगमन तर्क किसे कहते हैं, अब उसको देखिए। इसका नाम हिंदी में याद रखिए, निगमन। तो निगमन का मतलब होता है नौ से ये है ना निगमन, ये 9 से शुरू होता है निगमन, और इसी में आप जुड़िए निगमन हो गया ये नियम, और इसी को सोचिए 9 से निगमन और 9 से नियम, क्या होता है नियम। तो अब इसको देखिए, अब आसानी से बताते हैं निगमन होता क्या है। निगमन तर्क जो होता है ना बच्चों, यानी कि डिडक्टिव लॉजिक जो होता है, तो उसमें आप देखिएगा 3-4 तर्क दे देगा, यानी स्टेटमेंट दे देगा, और उसमें बताएगा कि ये सही है कि नहीं। तो निगमन में मतलब क्या होता है, उसमें नियम पहले बताया जाता है। यानी मान लीजिए आपको नियम एक बात बताते हैं, आप अभी एक नियम को समझिए, देखिए पहले कैसे। यानी मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर, फार्मूला आपके पास क्या है, a² + 2ab + b², ये फार्मूला होता है। तो ये क्या है, एक नियम है, यानी कि इसको प्रूव किया गया है कि a + b का होल स्क्वायर यही होता है, a² + 2ab + b²। तो ये जो नियम है ना,
तो ये नियम की चर्चा कहाँ होती है? निगमन तर्क में, यानी डिडक्टिव लॉजिक में। ये ध्यान एकदम रख लो, हिंदी में निगमन और नियम एक होता है। यानी निगमन का मतलब हो गया नियम, यानी निगमन जहाँ बोले और जहाँ आपको नियम लगे, यानी कहीं फार्मूला की आपको दे दे कि 2-3 ऑप्शन दे देगा और उसमें एगो फार्मूला दे। देखिए अभी मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछे कि निगमन तर्क है, क्वेश्चन ये है आपके पास, एक ऑप्शन है सुरेश, दूसरा है महेश, मतलब ऐसे कुछ भी ABCD कुछ भी रहे आपके साथ। चूँकि हम देखिए ऑप्शन इस तरह नहीं दे रहे हैं जो कि आप नहीं समझ पाएँ, ऑप्शन उस तरह दे रहे हैं जो आसानी से आप समझ जाओ। और तीसरा है A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB होता है। तो ये क्या है? एक नियम है, यानी ये एक फार्मूला है, ये नियम बना है, तो यही आपका सही होगा। यानी निगमन तर्क का मतलब हो गया, आप डायरेक्ट समझना, इसको जोड़े हैं हम कि निगमन मतलब नियम, आपको नियम से संबंधित जो चीज़ें दिखे उसको मान लेना कि यही सही है। अब देखो इसके उदाहरण को समझो और वहाँ पे अब समझने में मज़ा आएगा। देखो अब देखिए एक उदाहरण है इसके पास, जैसे उदाहरण दिया है सभी मनुष्य मरणशील हैं, और उसके बाद दूसरा इसमें दिया है कि सुकरात मनुष्य है, और इसका जब बाद में निष्कर्ष निकाला है कि इसमें सुकरात मरणशील है, इसलिए सुकरात मरणशील है, यानी कह रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये तो सही बात है ना, तो यह सबों पर लागू होता है ना, तो यह क्या हो गया? नियम हो गया कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये क्या हो गया? नियम हो गया। दूसरा कह रहा है कि सुकरात एक आदमी है, तो इसका मतलब सीधा आप समझ जाइए कि आदमी हुआ है तो वह भी मरेगा। तो यानी वो तो पहले ही बोल दिया है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात एक आदमी है यानी मनुष्य है, तो इसका मतलब आप निष्कर्ष इससे क्या निकाले कि सुकरात की भी मृत्यु होगी। तो यानी जो ऐसे तर्क होते हैं ना, निगमन हो या आगमन तर्क हो, तो उसमें 3 चीज़ें आपको याद अब रखनी है, 2 चीज़ें, ये 2 भाग में बटा होता है हर एक निगमन और आगमन तर्क, जिसको आगे बताएंगे। अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करिए इस पर। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे आपसे बोला कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ऑप्शन, और दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि सुकरात मनुष्य है, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि इसलिए सुकरात भी मरेगा। यानी कि देखिए सुकरात भी मानव है, तो आप जान ही रहे होंगे, इसको समझ गए होंगे कि सुकरात भी अब मर जाएगा, क्यों? तो वह भी आदमी है। तो ये बात तो स्टेटमेंट था। तो देखिए सभी मनुष्य मरणशील है, यानी क्या हुआ कि ये सभी के बारे में बोल रहा है, यानी ये सब पे लागू होगा। तो ये क्या हो गया? सिद्धांत। जैसे ग्रेविटी का सिद्धांत न्यूटन साहब दिए, तो ये क्या हर चीज़ पे लागू हो जाता होता है कि नहीं? किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकिएगा तो वो नीचे आता है, तो ये न्यूटन बोले ना, तो कि मतलब हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये होता है, तो कोई भी चीज़ अभी भी आप फेंक के देखिए नीचे ही आएगा। तो यानी ये नियम एकदम सर्वमान्य है, यानी कि ये सब जगह लागू होगा। तो ऐसे जो नियम होते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्या? निगमन तर्क। यानी कि जो नियम सभी पे लागू हो तो वो निगमन तर्क होगा। यही चीज़ है इसमें, इसको बस इतना रट लो, ये जो जितनी बातें बोले इसको रट लो, यहाँ से सवाल बनेगा, ऑब्जेक्टिव हम दिखाएंगे कैसे बनेगा, ये आपसे पूछा भी जाता है। तो अब देखिए, अब चलिए अब देख लेते हैं निगमन तर्क के बाद क्या पढ़ना है हम लोग को? आगमन तर्क। तो आगमन तर्क क्या होता है? ये अनुभव पे आधारित होता है। जैसे कि अभी हम तुमको बताते हैं, मान लो कि एगो तुम आम खाया, ठीक है, तो आम आपने खाया, तो वो आम खाए आप, तो वो आपको मीठा लगा, चूँकि वह आम पका हुआ था। यानी आप जो आम खा रहे हैं वो कच्चा मत खाइए, आप सोचिए मन में कि आपने एक आम खाया जो कि पका हुआ था, तो वो आपको खाने में मीठा लगा। फिर एक आम आप खाए आप पका हुआ, तो वह भी मीठा लगा। फिर तीसरा आम खाए, वह भी पका हुआ था और वह भी मीठा लगा। तो इस तरह से आपने 3, 4, 5 आम खाया, तो उसके बाद ये आपने निष्कर्ष निकाला कि जो भी पका होगा आम, मान लीजिए कि आपके पास 1 बोरा आम था और आपके पापा बोले कि देखो भाई 1 बोरा आम में कुछ आम खा के देखो तो वो मीठा लगता है कि नहीं। तो आप एगो आम खाए तो वह मीठा लगा, फिर आप बोले कि एगो और खा के देख लेते हैं, दूसरा भी मीठा लगा, तीसरा भी एगो और देखे तो वह भी मीठा, यानी जो जो पका हुआ आम था वो मीठा लगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकाले, जो भी पका हुआ आम होता है वह क्या होता है? मीठा होता है। तो ये क्या हो गया? ये बाद में नियम बना हुआ ना। पहले आपने अनुभव किया कि पहला आम कैसे लगता है, पका हुआ आम कैसे लगता है, उसको खाए तब आपको अनुभव हुआ कि नहीं ये तो मीठा लगता है। दूसरा भी खाए, पका हुआ था तो वह भी मीठा लगा, तीसरा भी खाए वह भी मीठा लगा। तो अंतिम में बोले कि पका हुआ आम जितना भी होता है वह मीठा होता है। तो यही होता है आगमन। आगमन का मतलब होता है अनुभव। इसको आगमन को अनुभव से जोड़ो, ये ट्रिक हम बता रहे हैं, देखो ये कोई नहीं बताएगा, ये ट्रिक से आपको दिमाग में रखना है, और यही चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आपको दिखा देंगे कि कैसे क्या होगा और कैसे आपका बनता है
चूँकि फ़िलॉसफ़ी में हमने पूरे अच्छे से इसको देख लिया, पढ़ लिया है और तब बता रहे हैं, कोई गैस गाइड नहीं पढ़ के बता रहे हैं। ये हमने बुक भी लिया और आपको बुक चाहिए तो बुक का भी हम नाम बता देंगे, आप कमेंट में कर दीजिएगा, आपको बुक का नाम बता देंगे फ़िलॉसफ़ी। लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप क्यों मेहनत करें, उसके लिए हम कर रहे हैं ना। आप बस इतना कीजिए कि आप शेयर कीजिए वीडियो को। तो आगमन का मतलब क्या हो गया, अनुभव। यानी कि देखिए, अनुभव एक चीज़ और बताते हैं कि आप एक जलती हुई मोमबत्ती है, उसके सामने हाथ दीजिए तो आपको क्या होगा, हाथ भी जलेगा आपका, यानी वह लो से आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपको अनुभव है कि वहाँ जलती हुई मोमबत्ती के सामने अगर हाथ देंगे यानी उसमें सटाएंगे तो हमको मतलब हमारा हाथ भी जल जाएगा। तो ये आपका क्या है, अनुभव है। जब तक अनुभव आपको नहीं होता है तो क्या आप जान पाते कि वो हाथ जलता है कि नहीं जलता है। तो ये इसी को बोलते हैं कि आगमन जो होता है ना, तर्क, वो होता है अनुभव पर आधारित होता है। इस प्रकार के तर्क में अनेक विशेष उदाहरणों के द्वारा सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है जानते हो कि 3-4 उदाहरण आपके पास होंगे। जैसे कि आप देखिएगा, 4 पैर वाला जो होता है, आपको बता दिया कि गाय होती है। 4 पैर वाली जो पशु होती है वो गाय होती है। ऐसे पशु तो बहुत होता है, लेकिन गाय के ही आकार का सोचो तो वो गाय होता है। तो आपके पास ये दिमाग में रहेगा कि एगो हम गाय को देखें तो हमको वो एगो पशु को देखे जो 4 पैर का था और गाय जैसा था तो वह गाय था। दूसरा भी देखे उसी तरह का था तो वह भी गाय होगा। तीसरा भी देखे तो वह भी गाय होगा। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि 4 पैर वाला जो पशु जिस मतलब जो दूध देती हो तो ये कौन सी होगा, तो उसको गाय बोला जाता है। तो ये तर्क के आधार पर आपके पास निष्कर्ष निकला। तो इसी तरह होता है आगमन में बच्चों, जो आप अगल बगल में देखते हैं ना, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इसी तरह बनेगा। अब देखिए इसके कुछ मतलब इसके चीज़ को समझा देते हैं कि देखो, अब एक प्रीमाइसिस बोलता है, यानी आधार वाक्य एक बोलता है, एक पके आम को खाया मीठा पाया, यानी मीठा लगा। दूसरा बोल रहा है कि दूसरे पके हुए आम को खाया तो वह भी मीठा था। तीसरा, चौथा और इसी तरह 5वां 10वां तक हमने 10 आम तक खाया तो वह भी मीठा लगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, यानी कंक्लूजन निकला कि सभी पके हुए आम जो होते हैं वो मीठे होते हैं। यही होता है अनुमान। यानी आपने समझा यानी डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, ये समझ गए होंगे। डिडक्टिव यानी निगमन, निगमन में क्या होगा, एक नियम आपको दे देगा और उसी के आधार पर बोलेगा कि अब आगे की चीज़ होगी। एक होता है क्या जानते हैं, सामान्य। यानी सामान्य का अर्थ होता है बच्चों, सामान्य, जनरल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल। तो जनरल का अर्थ होता है कि ये सभी पे लागू होगा। यानी सामान्य नियम कुछ होता है जो सब पे लागू होता है। और एक होता है क्या, एक होता है जनरल और एक होता है विशेष, यानी कंडीशन बेस्ड। यानी मान लीजिए विशेष का अर्थ ये समझना, विशेष का अर्थ हो गया कि ये किसी एक व्यक्ति पर लागू हो, समझे। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी कोई एक पर लागू हो तो उसको विशेष बोलेंगे। और सामान्य मतलब सभी पे लागू हो, सामान्य मतलब सभी पे लागू हो, 100 से सामान्य, 100 से सभी, इस तरह जोड़ो। सभी पे जो लागू होगा वो हो गया सामान्य, और विशेष हो गया जो एक ही पे लागू हो तो उसको बोलते हैं विशेष। तो ये ध्यान में रखना। तो देखो, अब तुमसे पूछेगा कौन आगमन तर्क यानी निगमन तर्क, आगमन या निगमन तर्क किस पे लागू होता है। तो आगमन तर्क जो होता है ना बच्चों, ये होता है क्या, हमने एक पहले क्या होता है, एक पके हुए आम को खाया मीठा लगा, फिर हमने बताया दूसरे आम को खाया मीठा लगा, तो फिर अंतिम में हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि सभी पके हुए आम मीठे होते हैं। तो आगमन तर्क जो चलता है ना वो सामान्य, ये नहीं, विशेष से चलता है, यानी कि एक से शुरू होता है और सभी पे लागू होता है। और वहीं निगमन तर्क क्या है, एक नियम आपको दे दिया जो कि सब पे लागू होगा, यानी कि वो क्या हुआ कि एक जो नियम दिया गया है वो यानी वो सभी पे लागू हो रहा है। तो वह कहाँ से चलता है, वो सामान्य से चलता है और फिर विशेष पर धीरे धीरे एक एक करके एक एक आदमी पे लागू होता है। तो इस तरह इसको जोड़ के याद रखना। अब देखो, आगमन तर्क हो या निगमन तर्क हो, इन दोनों ही तर्क में एक चीज़ आप ध्यान में रखना, एक होता है आधार वाक्य। तो आधार वाक्य क्या होता है जानते हो, आधार वाक्य का मतलब होता है जो कि प्रीमाइसिस, इसको इंग्लिश बोलते हैं। तो इसको आगे भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे कि आपको मान लीजिए आपके पास एक दिया होगा एग्जाम्पल कि वही आम वाला ले लो, एक आम खाया मीठा लगा, ठीक है, एक आम खाया मीठा लगा। दूसरा दिया कि दूसरा आम खाया मीठा लगा। तो अंतिम में बोला ये अंतिम जो होता है, निष्कर्ष जो निकलता है, उसके बाद निष्कर्ष जो निकाला कि देखिए जो पका हुआ आम है वह सब मीठा होता है।
ये अंतिम निष्कर्ष निकला। तो निष्कर्ष क्या होता है कि ये जो आधार 2 वाक्य थे ना, ये जो दोनों वाक्य कि एक आम खाया मीठा, पका हुआ आम खाया तो मीठा था, दूसरा पका हुआ आम खाया तो वह भी मीठा था। तो ये दोनों को जो बोलेंगे ना, ये आधार वाक्य बोलेंगे। यानी आधार वाक्य का मतलब अ से आधार, अ से अनुभव, ऐसे जोड़ना कि आधार वाक्य जो है अनुभव पे आधारित होता है और उसी के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। और निष्कर्ष जो होता है वो सभी पे लागू होने वाला चीज़ होता है, जो कि सब पे लागू होगा, हम हो आप हो सभी के लिए। यानी नियम कोई बना है तो वो सभी के लिए है ना। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि पृथ्वी, आप देखिएगा कोई गेंद को ऊपर फेंकिए तो वो जाके फिर से नीचे आके गिर जाएगा ज़मीन पे, वो ऊपर में लटक के नहीं रहता है। तो ये सब के लिए लागू है ना, ये एक थोड़ी है कि न्यूटन पे लागू था, ये तो सभी पे लागू है। तो इसी तरह ध्यान में रखिएगा, निष्कर्ष जो होता है वो सभी पे लागू होने वाला चीज़ होता है, जो कंक्लूजन बोलते हैं उसको। और जो प्रीमाइसिस जिसको आधार वाक्य बोलते हैं, ये अनुभव पे आधारित होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रख लेना। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश किया है, ये देखिए हम पूरा नहीं कर रहे हैं कि आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमको पता है कि नया चीज़ है तो आप समझे होंगे कि नहीं हमको नहीं पता। लेकिन हमने कोशिश किया कि सामान्य चीज़ों के साथ आपको जोड़ के चीज़ें आसानी से बताने का, और इतना अच्छा से आपको कोई बताए तो ठीक है। बाकी हमारा प्रयास तो रहता है कि हम अच्छे से बताएं, बाकी आपको समझ में आना चाहिए। और नहीं आया होगा तो PDF हम भेज देंगे, यूट्यूब का जो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद टेलीग्राम पे हैंड रिटन PDF है, वहाँ से एक बार पढ़ लेना। और उसके ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं ना कि एग्जाम्पल, तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा और उसको पढ़ लोगे आप। और जल्द ही इस पे हम लोग आगे की वीडियो भी रेगुलर करते रहेंगे, और इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज बीच बीच में चलाते रहेंगे। चूँकि 2-3 वीडियो होगा तो एक ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तो जितना भी वीडियो पढ़ाएंगे उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो सब करा देंगे। तो हमारा यही अप्रोच रहेगा। और आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।